हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करें बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए रविवार को महत्वपूर्ण पहल की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उन्होंने भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अनुदान राशि का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों और श्रमिक परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को मिलने वाली ये सहायता उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज रोड स्थित गुलहरिया क्षेत्र में बने रिजेंसी अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यहां के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों से युक्त ये अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नया गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है, और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी कैपेसिटी भी बढ़ी है खरीदने की। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल 11 साल पहले स्थिति ये थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और वह भी बीमार था। वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक भारत के सभी नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उसे वोटर बनना चाहिए और वोट भी डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। ऐसे में चुनाव आयोग किसी दल के प्रति गलत भावना कैसे रख सकता है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई।
उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था। राजद के तेजस्वी यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा और याद दिलाया कि लालू और लोहिया हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। भाजपा वो काम चुनाव आयोग से करा रही है तो वो खुद नहीं कर पाती, यानी आपके अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। इस बयान के साथ ही तेजस्वी ने चुनावी वातावरण में नए सियासी इकबाल की संभावना को हवा दी है, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सूक्ष्म राजनीति को और गरमाएगा। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए। हमेशा से कहते रहे हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा को रवाना किया। इससे पहले सभी नेताओं ने सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। ये
संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी। रेवाड़ी में 200 बेड के नए अस्पताल को लेकर सियासत तेज हो गई। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बड़ा बयान देकर नया मोड़ इसे दे दिया है। आरती सिंह राव ने साफ कर दिया है कि पुराने नागरिक अस्पताल की जमीन ही सबसे उपयुक्त जमीन है नए अस्पताल के लिए। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए। धन्यवाद ही दौरे हैं। रेवाड़ी गंगाईचार हीर ने एक तो राव साहब के लिए 80% वोट दिए थे और साथ साथ लक्ष्मण सिंह जी के लिए अपार वोट दिए थे, तो दोनों का धन्यवाद करने में आज के दिन आई हूँ। भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों में इनकी बहुत बड़ी साझेदारी है, तो मैं उनका धन्यवाद करने आई हूँ आज। बस इतनी सी बात है। लोगों का प्यार है, लोगों का अपनापन है। इतने सालों से मैं सभी के बीच में काम करती आई हूँ। सब जानते हैं मुझे, सब पहचानते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि ये प्यार ही है जो इतनी सारी भीड़ उमड़ के आ जाती है। हमेशा कमियां तो रहती हैं, मगर हमारे को सबसे बड़ी बात आज के दिन ये है कि हमारे सिविल अस्पताल पानी से भर जाता है। ये हर साल की बात है और हम इसको एक नई जगह या उसी जगह तब्दील करना, मगर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो आज के दिन बात इतनी है कि हम या तो हम वहाँ से शिफ्ट करें, कहाँ पे शिफ्ट करें उसकी बात हो गई, और दूसरी बात है अगर शिफ्ट नहीं करते हैं तो पीडब्ल्यूडी अगर अलाउ करती है, हरी झंडी दिखाती है कि ये लो लाइन एरिया को हम ऊंचा कर सकते हैं, तो फिर हम वहीं, क्योंकि 6.5 एकड़ वहीं हमारे पास हेल्थ के नाम पे ज़मीन है जो बीचों बीच है शहर के, उससे बेहतर हमारे पास जगह नहीं होगी, क्योंकि जो लोग इस सिविल अस्पताल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो शहर के अंदर के लोग होते हैं। तो अगर वहाँ शहर में 6.5 एकड़ ज़मीन पड़ी है और 2.25 रोड के इस पार पड़ी है, तो 8.5 के आसपास आप मान के चलें, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है बाकी सिविल अस्पताल के मुकाबले। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर वहीं हो जा सकता है तो क्यों ना। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर को आज मिला एक ऐतिहासिक तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 मेगा हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER2 ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भर और तेज विकास का प्रतीक भी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आज लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाना, यात्रा समय कम करना और दिल्ली वासियों को जाम से राहत दिलाना है। इन परियोजनाओं में दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, जिसमें उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया, दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये दोनों सड़क परियोजनाएं न सिर्फ यातायात का दबाव घटाएंगी, बल्कि दिल्ली को एक स्मार्ट और सस्टेनेबल राजधानी के रूप में स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उद्घाटन किया, बल्कि निर्माण में लगे श्रमिकों से भी संवाद किया। ये वही हाथ हैं जो आज के भारत को भविष्य के सपनों से जोड़ रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कई खास बातें कही। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड 2 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका है। जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है वो रोहिणी है। मैं भी द्वारकाधीश की धरती से ताल्लुक रखता हूँ। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई के काम में निरंतर जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अर्बन एक्सटेंशन रोड के निर्माण में लाखों टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। तो वहीं इस खास मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इन राजमार्गों के कारण दिल्ली में 50% ट्रैफिक जाम की समस्या अब कम हो जाएगी। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है और इसके साथ साथ
हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था। उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे। एक एक चीज हमने बारीकी से देखी थी और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक, इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के दूरदर्शी नेता हैं, जिनकी सोच में भारत का प्रत्येक नागरिक शामिल है। ज्योति प्रज्वलित हुई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। ये दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। 76 किलोमीटर लंबा UER2 जिसे दिल्ली का नया आउटर रिंग रोड कहा जा रहा है, अलीपुर से हवाई अड्डे के पास महिपालपुर तक जाता है। लगभग 7,716 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये 6 लेन कॉरिडोर मुंडका, बकरवाला, नजफगढ़ और द्वारका जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा। साथ ही दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली रोहतक और सोनीपत सहित प्रमुख राजमार्गों से भी जुड़ जाएगा। इसके साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे का 29 किलोमीटर लंबा दिल्ली खंड भी खोला गया है। खेड़की दौला टोल प्लाजा से महिपालपुर स्थित शिव मूर्ति तक विस्तारित ये खंड अब मार्च 2024 में उद्घाटन किए गए गुरुग्राम खंड से जुड़ जाएगा। दोनों गलियारों से दिल्ली की मुख्य सड़कों पर दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे हवाई अड्डे, गुरुग्राम और जयपुर तक आप बिना किसी परेशानी के पहुंच सकेंगे। इन दोनों परियोजनाओं से लोगों को सड़क जाम से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।